Welcome to my channel Analysis Whole. Please like and subscribe. Today I'm going to tell you about some poetic devices used by the poet while writing his poetry. First devices, tone. The tone of a poem is the attitude we feel in it, the writer's attitude to the subject और ऑडियंस. तो टोन होता है जो उस पोएम में हम फील करते हैं एटीट्यूड. कैसा एटीट्यूड? राइटर का एटीट्यूड सब्जेक्ट के लिए या ऑडियंस के लिए. द टोन इन अ पोएम ऑफ प्रेज इज अप्रूवल. तो कोई भी पोएम प्रेज मतलब किसी की तारीफ करने के लिए अगर कोई पोएम लिखी जाती है तो उसमें कौन सी टोन होती है? अप्रूवल की. नेक्स्ट इज इन अ सटायर देयर इज आयरनी. आयरनी टोन होती है सटायरिक पोएम में. इन एन एंटी वॉर पोएम we may feel protest or moral indignation. तो टोन जो है 3 टाइप्स की होती है. टोन कैन बी प्लेफुल, humorous और regretful. The function of tone in poetry is largely meant to set the mood or feel of a poem to the reader. तो टोन का फंक्शन क्या होता है पोएट्री में? इसलिए टोन को यूज़ किया जाता है ताकि जो रीडर है वो अपना मूड को सेट कर सके और उस पोएम में जो फील है उसको महसूस कर सके. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज थीम. The theme of a poem lies in the meaning of the story it tells. तो थीम जो होता है पोएम का वो कहाँ पर होता है? जो उस पोएम की स्टोरी होती है, उसका मीनिंग जो होता है उसमें थीम होता है. The theme can be conveyed using characters, setting, dialogue, plot, or a combination of all these elements. तो थीम, अब जो पोएट है कैसे हमें बताता है, राइटर कैसे हमें पता लगता है? जो पोएट जो है कैरेक्टर्स को यूज करता है. उस पोएम की सेटिंग कहाँ पर है, मतलब किस जगह की सेटिंग की गई है. डायलॉग्स जो होते हैं आपस में कैरेक्टर्स के, ये प्लॉट होता है. ये जो 4 एलिमेंट्स होता है या इन एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, इन सब से हमें उस पोएम का थीम पता चलता है. There is a variety of themes used by the poet. बहुत सारे themes poet यूज कर सकता है अपनी पोएट्री में. They are love, death, religion, nature, beauty, aging, desire, identity, travel, apocalypse, dreams, disappointment and failure, immortality. Next is rhythm. A rhythm is a regular movement or beats or measured flow of sound as in music and poetry. तो regular क्या होता है? Rhythm. Rhythm is movement और beats. धक 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 ऐसे movement होती है ना, beats लगती हैं जैसे म्यूजिक की. The flow of sound ऐसा लगता है जैसे उस पोएट्री में म्यूजिक भरा हुआ है. इस तरह के वर्ड्स जो है पोएट यूज करता है. The words rhythm is derived from रिथमॉस. तो ये वर्ड रिदम आया रिथमॉस वर्ड से. वर्ड जो होता था मीनिंग मेजर्ड मोशन और फ्लो, मतलब जो भी उसमें फ्लो चलता था या मोशन चलता था उस पोएट्री में, उसको वो एक इक्वल उसमें होता था जिसको हम मेजर कर सकते थे. इक्वल फ्लो चलता है पोएट्री में. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिदम इन अ पोएट्री. तो पोएट्री में जो है 5 टाइप के रिदम्स होते हैं. पहला है आयम.
आई एम क्या होता है? आई एम इज अ सेट ऑफ 2 syllables. आई एम वहाँ से वर्ड आया है जो मैं iambic pentameter बताया आपको. सॉनेट में iambic pentameter लाइन होती है तो एक आई एम में 2 syllables होते हैं. पहले वाले सिलेबल जो होता है, द फर्स्ट ऑफ विच इज अनस्ट्रेस्ड और शॉर्ट. तो पहला सिलेबल होता है अनस्ट्रेस्ड और छोटा होता है, एंड द सेकंड वन इज स्ट्रेस्ड और लॉन्ग. और सेकंड जो सिलेबल होता है वो स्ट्रेस होता है, लॉन्ग होता है. सेकंड इज ट्रॉकी. ट्रॉकी इज मेड अप ऑफ 2 syllables. तो ट्रॉकी में 2 syllables होते हैं. पहला वाला जो होता है वो लॉन्ग होता है. आई एम का अपोजिट है ट्रॉकी. पहले वाला लॉन्ग होता है, इसमें स्ट्रेस्ड होता है, एंड द सेकंड वन इज अनस्ट्रेस्ड और शॉर्ट. थर्ड इज स्पॉन्डी. तो ए टाइप ऑफ मेट्रिकल फूड. इसमें सिलेबस तो 2 ही होते हैं, मेड अप ऑफ 2 स्ट्रेस्ड एंड लॉन्ग सिलेबस. तो 2 इसमें स्ट्रेस्ड ही होते हैं सिलेबल्स या लॉन्ग वाले, इसमें अनस्ट्रेस्ड नहीं होता. फोर्थ इज एनापेस्ट. एनापेस्ट में 3 syllables होते हैं. इसमें जो पहले वाले 2 होते हैं वो अनस्ट्रेस्ड होते हैं और लास्ट वाला स्ट्रेस होता है. डेक्टाइल जो होता है वो अपोजिट होता है एनापेस्ट का. इट कंटेन 3 syllables होते हैं इसमें. द फर्स्ट इज स्ट्रेस्ड, पहला वाला स्ट्रेस्ड होगा, एंड द नेक्स्ट 2 आर अनस्ट्रेस्ड. क्लियर नाउ राइम स्कीम. A rhyme scheme is a pattern of sounds that repeats at the end of a line or a stanza. तो राइम स्कीम क्या होता है? वो साउंड जो रिपीट होती हैं किसी भी लाइन के एंड में या स्टेंजा के एंड में. राइम स्कीम कैन चेंज लाइन बाय लाइन, स्टेंजा बाय स्टेंजा, और कैन कंटिन्यू थ्रू आउट अ पोएम. तो राइम स्कीम जो है वो चेंज होती रहती है लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन में, हर एक स्टेंजा में, और continue throughout a poem, पूरी पोएम में. राइम स्कीम पैटर्न्स आर फॉर्म्ड इन वेरियस वेज. तो राइम स्कीम के जो पैटर्न्स हैं वो बहुत अलग अलग तरह से फॉर्म होते हैं. तो पैटर्न्स आर एनकोडेड बाय लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट. मतलब जो भी हम वो राइम स्कीम का पैटर्न लिखेंगे वो अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं जैसे ABCD, उनसे हम लिखेंगे. लाइन्स designated with the same letter rhyme with each other. मतलब अगर एक लाइन के आगे हमने ए लिखा है, दूसरी लाइन के आगे भी ए लिखा है, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड लाइन्स राइम करती हैं. फॉर एग्जाम्पल द राइम स्कीम ए बी ए बी. अगर हमने ए बी लिखा है, इट मीन्स द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन ऑफ द स्टेंजा राइम with each other, and the second and the fourth line rhymes. Next one is meter. Meter is a regular pattern of stressed and unstressed syllable that defines the rhythm of poetry. अगर किसी भी पोएम में स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का एक रेगुलर पैटर्न है, अगर पोएट वो रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है तो उसे हम रिदम कहते हैं पोएट्री का. Meter is an important part of poetry because it helps reader understand rhythm as it relates to words and lines in a poem. तो मीटर इम्पॉर्टेंट है पोइट्री में क्योंकि ये रीडर को हेल्प करता है ये समझने में कि रिदम जो है वो जो वर्ड से रिलेटेड है एंड लाइंस इन अ पोएम वो क्या रिदम चल रहा है, किस तरह की उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कौन सा सिलेबल स्ट्रेस एंड स्ट्रेस एक तरह का पैटर्न बना हुआ है नहीं. मतलब it also help writer to create poetry with clearly defined structural elements and strong melodic undertones. तो रीडर जो है वो फील करता है एक म्यूजिक मेलोडी उस पोएम में अगर उस पोएम का मीटर एक प्रॉपर पैटर्न में यूज किया गया है. Now the various figures of speech used in writing the poetry, which is a very important element
A very important poetic device. A figure of speech is an expression used to make a greater effect on your reader or listener. तो figure of speech क्या है? An expression that is used to make effect, मतलब reader या listener जो है उस poem का उस पर एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़े. It includes making comparisons, contrast, association and construction. It also gives a much closer, clearer picture of what you are trying to convey. तो इन फिगर ऑफ स्पीच को यूज करके पोएट जो है अपने रीडर्स को एक क्लियर पिक्चर दे देता है कि वो उस पोएम में क्या बोलना चाह रहा है. In English grammar, there are around 15 to 20 figures of speech. However, a few of them are used most often than others. तो इंग्लिश ग्रामर में इतनी सारी फिगर ऑफ स्पीच होती हैं. Let us look at the commonly used. तो जो commonly used figure of speeches हैं वो है ये. फर्स्ट है simile. In a simile, two things which are completely unlocked compared to each other. मतलब दो चीज़ एक दूसरे से है अलग है बिल्कुल, लेकिन फिर भी उनको कंपेयर किया जाता है. A simile is introduced by words such as like, so, as, etc. तो simile अगर किसी लाइन में simile है तो वहाँ पर ये वर्ड्स, उन दोनों वर्ड्स का कंपैरिजन जो होगा उसमें वो पोएट यूज़ करेगा वर्ड like, so, as. जैसे एग्जांपल है, the flower is as pretty as a picture. Next is, he is as sober as a judge. Next, the flower was as slippery as an eel. They look like peas in a pod. He eats like a pig. तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपको पोएम में देखने को मिले तो उसमें वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज की गई है? सिमिलर. Second is metaphor. When you compare two unlike or different things or ideas, मतलब अनलाइक थिंग्स होती हैं, होता सिमिलर जैसा है लेकिन सिमिलर से थोड़ा अलग होता है. कैसे? इट इज एन इनफॉर्मल और इम्प्लाइड सिमिलर इन विच द वर्ड्स लाइक एंड एज आर अवॉइडेड. मेटाफर में हम ये लाइक एंड एज वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे. जैसे ही इज लाइक अ जाइंट, ये तो सिमिलर है, एंड ही इज अ जाइंट, तो हम इसका मेटाफर ऐसे बोलेंगे, ही इज अ जाइंट. Next is, you are the apple of my eye. Not like the apple of my eye. You are the apple of my eye. Ocean's sound is music to my ear. Like music नहीं बोलेंगे इसमें क्योंकि ये सिमिलर नहीं है, ये मेटाफर है. Ocean's sound is music to my ear. Heart of gold. He is a night owl. Time is money. Next is personification. In personification, non-living things, abstract ideas or qualities are mentioned as humans or living things. तो जो personification में non-living things या ideas होते हैं या qualities, उनको हम human beings या living things से उनका comparison करते हैं. जैसे angry clouds surrounded the island. Angry is the quality of human beings and clouds is a non-living thing. So these two words are compared. Second sentence, earth was thirsty for water. You know that earth was never thirsty, not feel thirsty anytime, but thirst is a human quality. So the earth is compared. This is personification. Earth is personified as thirsty. The flowers talked is a human quality. And flower is a non-living thing. The wind howled is a living is the quality of a living thing or a human being, and wind is a non-living thing. The snowflakes danced at night. So this is personification. Next is apostrophe. In this figure of speech, the writer mentions the absent or inanimate objects as alive and writes about them.
मतलब पोएट जो है उन चीज़ों के बारे में लिखता है जो वहाँ पर मौजूद नहीं है या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अब अलाइव नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अब हैं ही नहीं हमारे सामने। जैसे ओ रोमियो रोमियो, वेयर फोर आर्ट दाउ रोमियो। अब रोमियो तो यहाँ पर नहीं है, तो रोमियो के बारे में लेकिन लिखा है पोएट ने, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो star is not present there, and the poet is writing about star. Walter, remember when the world was young and all the girls knew Walter's name? Walter isn't ashamed the way our little world has changed. Now the poet is speaking about the Walter, but he is not alive now. So this is called apostrophe. Next is oxymoron. An oxymoron is when two words are used together in a sentence but they seem to be in contrast with each other. दो वर्ड्स को यूज किया जाता है लेकिन एक दूसरे के वो अपोजिट होते हैं. An oxymoron is a figure of speech that willingly uses two different ideas. इसमें दो different ideas को यूज किया जाता है. This contradiction creates a paradoxical image to the reader or listener's mind that creates a new concept or meaning for the whole. मतलब राइटर जो है सी इमेजेस क्रिएट करता है जो रीडर के माइंड में एक नया ही कंसेप्ट बना देती हैं, उस चीज के लिए नया मीनिंग आ जाता है. जैसे लाइफ इज बिटर स्वीट, दे न्यू दे कुड फील द जॉयफुल सैडनेस ऑफ हिज अराइवल. टू अपोजिट वर्ड यूज किए गए. पहले सेंटेंस में बिटर भी है स्वीट भी है. नेक्स्ट सेंटेंस में जॉयफुल जॉय भी है सैडनेस भी है. स्वीट सॉरो, ऐसे दो दो वर्ड इस तरह से यूज होते हैं. पीस होर्स फ्री मार्केट जम्बो, तो इसको ऑक्सीमोरन बोलते हैं. हाइपरबोल. हाइपरबोल इज व्हेन यू यूज वर्ड्स टू एक्सैजरेट व्हाट यू मीन और एम्फसाइज द पॉइंट. मतलब राइटर उस चीज को बड़ा चढ़ाकर बोलना चाहता है. What you mean or emphasize the point. It is used to make something seem bigger or more important than it actually is. मतलब वो चीज़ को, एक छोटी सी चीज़ को ही इतना बड़ा चढ़ाकर बताता है जबकि वो चीज़ एक्चुअल में इतनी नहीं होती, बड़ी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती. जैसे है एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई हैव हैड प्रॉपर मील. मतलब उसको एक अच्छा खाना खुआए हुए एजेस निकल गई. तो ऐसा कभी हो सकता है. बड़ा चढ़ाकर कही गई है बात ये भी. नेक्स्ट सेंटेंस में ऐसे ही यूसेन बोल्ट रन्स फास्टर देन द विंड. अब विंड से तेज कोई दौड़ सकता है. आई कुड डू दिस फॉर एवर. नहीं, हमेशा कैसे कर सकते हैं भाई हमेशा कोई काम को. शी इज ओल्डर देन दिस वर्ल्ड. इस सेंटेंस में भी इस बात को बढ़ा कर कहा गया है. एवरीबडी नोज मी. अब हर कोई हमें कैसे जान सकता है इस वर्ल्ड में. Next figure of speech is pun. A pun is generally used in plays where one word has two different meanings. एक ही वर्ड के दो डिफरेंट मीनिंग होते हैं. क्यों होते हैं? The poet used it to create humor. Humorous use of words of different meanings are or the words of the same sound but different meaning is known as pun. तो डिफरेंट मीनिंग वाले दो वर्ड्स का यूज करके हमें पोएट जो है हमें हंसाना चाहता है. एक मतलब दूसरा मीनिंग भी निकलता है उस चीज़ का, लेकिन हमारे हंसाने के लिए वो उसी वर्ड का दूसरा जो स्पेलिंग वाला वर्ड होता है वहाँ पर यूज़ करता है सिर्फ ताकि हमें हंसी आए. जैसे एग्जांपल है, अ बाइसिकल कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज़ टू टायर्ड. बाइसिकल मतलब अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़ी हो सकती क्योंकि टू. तो यहाँ पर TOO टू टायर्ड वाला आना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए पोएट ने क्या यूज किया है, TWO. वेयर डू यू फाइंड जायंट स्नेल्स. जायंट स्नेल्स कहाँ होता है? ऑन द एंड्स ऑफ द जायंट्स फिंगर्स. ये भी एक हंसने वाली चीज है, इसको पढ़कर भी हंसी आती है.
तो इस तरह के पन यूज़ करता है पोएट ताकि बीच में जो है थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाए, जैसे बीच में हम कॉमेडी डाल देते हैं थोड़ी सी, इस तरह से पोएट जो है पन का यूज़ करते हैं कॉमेडी की जगह। नेक्स्ट इज ऑलिटरेशन. It is a series of words which commence with the same letter. एक ही लेटर का, एक ही अल्फ़ाबेट का बार बार यूज़ होता है एक ही लाइन में, हर एक वर्ड एक ही लेटर से स्टार्ट हो, उसको हम ऑलिटरेशन बोलते हैं. Alliteration consists of the repetition of sound or of a letter at the beginning of two or more words. For example है इसका dirty dolphins dove across the ocean. तो डी आया है 3 बार. नेक्स्ट सेंटेंस में पर्पल पांडास पेंटेड पोर्ट्रेट्स, पी रिपीट हुआ है तो ऑलिटरेशन है. शी सेल्स, सी शेल्स, इसमें एस रिपीट हुआ है. निक नीडेड न्यू नोटबुक्स, इसमें एन रिपीट हो रहा है बार बार. फ्रेड फ्राइड फ्रॉक्स लेग्स ऑन फ्राइडे का एफ रिपीट हो रहा है, तो इसमें हमें देखने को मिलता है ऑलिटरेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज onomatopoeia. It is the figure of speech where the word is used to describe a sound. तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर पोएट जो है ऐसे वर्ड यूज करता है जिससे हमें ये पता लगता है कि वहाँ पर कैसी साउंड हुई है, किस तरह की साउंड वो क्रिएट कर रहा है उस लाइन में. When we explain any action by putting the sound into language, it is known as onomatopoeia. ये इसकी definition है. It is generally used in fiction or in nursery rhymes. तो ज़्यादातर इसका यूज़ हमें fiction लिखने में या nursery की जो poems होती है हमारी उनमें यूज़ की जाती थी. For example, Old MacDonald has a farm, E-I-E-I-O. तो ये जो E-I-E-I-O म्यूजिक क्रिएट कर रहा है, वर्ड्स लाइक वूश, splash, buzz की साउंड, oink, click, clock की click होती है, etc. are used to create this effect. So example, I could hear the leaves rustling and the wind howling. Bam, he hit the truck. Bam मतलब धम, जैसे धमाका हुआ. Hit the truck at the end at the speed of 80 km/h. Next one is anaphora. When many phrases or words start with the same word, it is known as anaphora. जब एक ही फ्रेज या वर्ड्स एक ही वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसको हम एनाफोरा बोलते हैं. जैसे आई केम, आई सो, आई कम करता है, ये सब आई से स्टार्ट हो रहे हैं. वी शैल नॉट स्टॉप, वी शैल गो ऑन एंड ऑन, वी शैल मूव फॉरवर्ड, वी शैल रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसे एनाफोरा बोलता है. एसोनेंस में व्हेन वी यूज रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड, तो वॉवल्स जो ई आई ओ यू होते हैं उनका वर्ड्स का बार बार रिपीट होता है, तो इसे हम एसोनेंस बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल इसका दी. Euphemism. This is known as euphemism when we replace blunt, offensive or harsh terms with soft, mild, vague. तो एक तो टर्म होती है ब्लंट, हार्श वाली लेते हैं पोइट, और एक सॉफ्ट और माइल्ड, दोनों को एक साथ रख देता है उस सेंटेंस में. जैसे यूजिंग letting you go instead of firing, using a little thin on top instead of getting, belting passed away instead of killed or died, using a stick to the truth instead of calling someone a liar. तो इसमें जैसे थिन है, बेल्डिंग है, और किल्ड और डाइड, ट्रुथ एंड अ लायर, तो इस तरह की जो टर्म्स वो यूज कर रहा है अपनी लाइन्स में, उसे हम यूफिज्म बोलेंगे. नेक्स्ट इज आयरनी. इफ यू यूज टर्म्स दैट कंट्रास्ट विद what you say and what you do is known as irony. It is the difference between what is said and what is meant. तो पोइट जो है इस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है तो ऐसा लगता है कि वो जो कहना चाह रहा है उसके मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है. जैसे ट्रैफिक कॉप गॉट अ टिकट फॉर पार्किंग इन अ नो पार्किंग जोन. द टाइटैनिक वाज सेड टू बी अनसिंकेबल बट गॉट संक ऑन इट्स फर्स्ट. तो टाइटैनिक को कहा जाता था कि वो कभी भी डूब नहीं पाएगा, लेकिन फर्स्ट ट्रिप में ही वो डूब गया. तो इसलिए ये कंट्रास्ट हो रहा है कि व्हाट यू से, व्हाट यू डू इज नोन एज आयरनी. तो
जो कहा जाता है और जो उसका मीनिंग निकलता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। When the viewer knows who the killer is in the movie, but the actor doesn't know that. अब हम देख रहे हैं एक मूवी को तो हमें पता है कि उसमें मर्डर कौन है, लेकिन जो उसमें एक्टर्स जो कैरेक्टर्स जो रोल प्ले कर रहे हैं उनको मालूम नहीं, लेकिन हमें पता है उनको मालूम है, लेकिन वो ऐसे शो करता है जैसे उनको मालूम नहीं है। तो इसको हम आयरनी बोलते हैं। Repetition is when a word is or phrase is repeated for effect of emphasis. तो एक बार कोई भी वर्ड या फ्रेज को बार बार रिपीट करते हैं उस चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए, बार बार उसमें एक इफेक्ट लाने के लिए। Teachers often teach things like timetables by repetition, and musicians repeat choruses in a song. तो टीचर भी हमेशा जैसे एक चीज़ को रिपीट करती रहती है क्लास में, और जैसे म्यूजिशियंस अपने म्यूजिक को बार बार रिपीट करके दिखाते हैं जो उसके कोरस होता है। तो अ गुड एग्जांपल इज मार्टिन लूथर किंग्स आई हैव अ ड्रीम स्पीच। तो मार्टिन लूथर किंग की एक स्पीच थी आई हैव अ ड्रीम, तो उसमें इस तरह की एक स्पीच है, उसमें बार बार रिपीटिशन हुआ है। तो रिपीटिशन के एग्जांपल देखिए, आई एम टेलिंग यू व्हाट आई वॉन्ट टू इट एज सिंपली आई वॉन्ट टू इट। मतलब एक वर्ड को बार बार बोलना, मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, he told me about it years ago, होम स्वीट होम। तो एक वर्ड को बार बार रिपीट किया जा रहा है। I hope you all understand the poetic devices. Thank you for watching.